हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं उन तस्वीरों की बात करना चाहता हूं जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। आज विरोधी दलों ने पार्लियामेंट में जिस तरह से हंगामा किया, उससे लगा कि सारी हदें पार हो गई। टेबल पर चढ़कर, किताबें फेंककर सम्मानित सदस्यों ने नियमों को, परंपराओं को, मर्यादाओं को चुनौती दी। यह दिखाने की कोशिश की कि विरोधी दल किसी मर्यादा को नहीं मानेंगे, चेयरमैन को जो एक्शन लेना हो ले लें। और ऐसा नहीं कि जो कुछ हुआ वो गुस्से में हो गया, अचानक हो गया। सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है। सरकार को एम्बेरेस करने के लिए संसद की परंपरा को तोड़ दिया गया। मैं मानता हूं कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का, सरकार का विरोध करने का, सरकार को घेरने का पूरा हक है, यह होना भी चाहिए। लेकिन विरोध जताने के कई लोकतांत्रिक तरीके हैं। पार्लियामेंट की एक विरासत है, गरिमा है। आज विरोधी दलों के कुछ एमपीज ने राज्यसभा में जो किया उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। 2.5 घंटे का वक्त तय किया गया था। क्योंकि विरोधी दलों के नेताओं की मांग थी किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे, इसीलिए आज की बिजनेस लिस्ट में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शामिल की गई थी। लेकिन चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई, सवाल नहीं पूछे गए, बस हंगामा हुआ। कौन सोच सकता है कि हमारे देश की राज्यसभा में ऐसा हंगामा होगा? सम्मानित सदस्य टेबल पर चढ़ जाएंगे, किताब फेंकेंगे, शोर मचाएंगे। मांग क्या कर रहे हैं? किसानों के मुद्दे पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। सरकार चर्चा के बजाय तीनों कृषि कानून वापस ले, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। ये कहा और इसके बाद हंगामा किया, नारेबाजी हुई। बीजेपी के मेंबर विजय पाल सिंह तोमर ने चर्चा की शुरुआत की। लेकिन हंगामे के कारण किसी एमपी की कुछ बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य बोलने लगे। हंगामा तब भी होता रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन में किसानों के इश्यू पर सिर्फ 18 मिनट तक चर्चा हुई, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आया। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये संसद के अफसरों के टेबल पर चढ़ गए। ये मेंबर्स टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद रूल बुक को चेयर की तरफ फेंका। क्योंकि सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी, चेयरमैन कुर्सी पर नहीं थे। सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाने के बाद कैमरे ऑफ हो जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने खुद अपनी हरकतों को अपने अपने मोबाइल फोन में, अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने सबसे पहले यह वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। ये सारे वीडियोस मैंने आपको इसलिए बार बार दिखाए ताकि आपको एक बात समझ आए। कई बार गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर एमपीज इस तरह की हरकतें कर देते हैं। गुस्सा शांत होता है तो अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बड़ा सोच समझ के किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। और जब विरोधी दलों के नेताओं से इसके बारे में पूछा गया, जब उनसे इसके बारे में सफाई मांगी गई, तो उन्होंने अपने कथन को, अपनी करनी को जस्टिफाई किया। मैं आपको उनकी बात भी सुनवाता हूं। संसद से बाहर निकले तो हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने सबसे पहले प्रताप सिंह बाजवा को पकड़ा। बाजवा वीडियो में टेबल पर चढ़कर रूल बुक को फेंकते दिखाई दे रहे हैं। उनसे पूछा गया, इस तरह की हरकत करना क्या ठीक था? रूल बुक फेंकना क्या ठीक है? तो प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, बिल्कुल ठीक है और आगे भी करेंगे। फिर पूछा गया कि एक्शन हो सकता है, तो बोले किसानों के लिए सब झेलने को तैयार हैं। हमारे पास रास्ता क्या है? जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आप लोग कि ठीक है आपने, भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत? सरकार कभी कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी बात। प्रताप सिंह बाजवा को यह बात मालूम है कि टेबल भी अपनी है, किताबें भी अपनी है, लेकिन यह भूल गए कि पार्लियामेंट भी अपनी है, राज्यसभा का सदन भी अपना है, उसकी गरिमा भी अपनी है, उसका मान भी अपना है। मुझे दुख है, उन्होंने जो किया उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। और सिर्फ बाजवा को नहीं, कांग्रेस के दूसरे एमपीज ने भी बाजवा की हरकत को डिफेंड किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, पार्लियामेंट में सरकार का भाषण सुनने नहीं आए हैं। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनती, तो फिर विपक्ष क्या करे? सदन में हम किसान की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के उपदेश सुनने किसान को और हमको सुनाने की बजाय हमारी बात सुनी जाए, ये हमारी मांग है। जब तक किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी, इस मुद्दे पे, कृषि क्षेत्र मुद्दे पे सरकार हमारी बात सुनी जाए, ये हमारी मांग है। जब तक किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी, इस मुद्दे पे, कृषि क्षेत्र मुद्दे पे सरकार की बात भी हम नहीं सुनेंगे। एक मात्र औपचारिकता के लिए किसान की आड़ में विपक्ष में विभाजन हो, कुछ लोग पैगेसिस पे आए, कुछ लोग महंगाई पे आए, कुछ किसान पे आए और एक चर्चा करा के सरकार दिखा दे विपक्ष बट गया। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। विपक्ष को जो बांटने की जो नीयत के साथ किसान को आगे इस सरकार ने लेके आने का काम किया, हम इस नीति को जो है स्वीकार नहीं करते। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, मैंने उनको पार्लियामेंट में बड़े अच्छे भाषण देते सुना है, लेकिन ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो कह रहे हैं कि विरोधी दल अपनी बात कहने आए हैं, सरकार की बात नहीं सुनेगी। पार्लियामेंट तो दोनों तरफ की बात सुनने के लिए बनी है, दोनों साइड को अपनी बात कहने का हक होता है। विरोधी दलों ने जो हरकत की, सरकार भी सख्ते में आ गई, क्योंकि सरकार को विपक्ष से इस तरह के व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। इसलिए जैसे ही हंगामा शुरू हुआ तो सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तीनों मीडिया के सामने आए। प्रहलाद जोशी ने कहा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। विरोधी दलों ने जो किया वो अनपार्लियामेंट्री और अमर्यादित है। इस तरह की हरकतों को लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो रिपोर्टर्स के टेबल के ऊपर बैठ के पूरा जो उधर बुक था, रूल्स बुक था, ये सब चेयर के ऊपर फेंक के
एडजर्न होने के बाद भी अभी रिपोर्टर टेबल पे बैठ के हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। कई इस बीच में कई कर्मचारियों को भी छोटा मोटा घाव लगाया हुआ है। तो क्या चाहते हैं कांग्रेस, टीएमसी? ये जो कांग्रेस और इसका इको फ्रेंडली पार्टी है, आप पार्टी, संजय सिंह जी, ये सब क्या चाहते हैं? बीजेडी का प्रसन्न आचार्य जी, ऐसे तो प्रसन्न आचार्य जी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार है, इसलिए हम सुन रहे थे। लेकिन अचानक बड़ा जो बुक्स था, रूल बुक्स, राज्यसभा एट वर्क के सब बुक चेयर के ऊपर फेंका गया, सदस्यों को ऊपर फेंका गया। ऐसा व्यवहार, माननीय धर्मेंद्र जी भी इधर है, तोमर साहब भी इधर है, मैं भी 17 ईयर से इस पार्लियामेंट में हूं, ऐसे व्यवहार हम कभी भी नहीं देखा है। 10 वर्ष मैं पूरा अपोजिशन में था। प्रहलाद जोशी पूछ रहे हैं कि संजय सिंह ने टेबल पर चढ़कर नारेबाजी क्यों की? यह समझ से परे है। वो पूछ रहे हैं, जब सरकार चर्चा को तैयार थी, किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई थी, तो फिर प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह ने इतना हंगामा क्यों किया? यह बात समझ में नहीं आई। प्रहलाद जोशी के सवालों का जवाब संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट में ड्रामा हो रहा है, सरकार तीनों बिल वापस लेने पर चर्चा करवाए तभी बात होगी, वरना विरोधी दल किसी कीमत पर सरकार का एजेंडा नहीं चलने देंगे। सिर्फ आप इसी पे चर्चा कराइए कि काला कानून वापस कैसे होगा, और कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे चर्चा की नौटंकी होगी। अगर यहाँ ड्रामेबाजी होगी, मैं उसका विरोध करूंगा। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये संसद को मजाक आपने बना रखा है। जो आप लोगों ने विरोध किया, टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। जो सरकार इस देश के किसानों को लाठियों से पीटती है, कटीले तार गाड़ती है जमीन में, उन किसानों के लिए इस सरकार के खिलाफ जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया, 100% किया और कम किया। इससे ज्यादा करना चाहिए। सरकार कह रही है कि जो आप लोग टेबल पे चढ़ गए, फिर किताबें आप लोगों ने फेंकी, उसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कोई चोट नहीं आई है। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं। भारतीय झूठा कंपनी है ये, इनका जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। अब सरकार ये कह रही है कि वो राज्यसभा के सभापति से बात करेगी कार्रवाई के लिए आप लोगों के खिलाफ, जो आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं। कार्रवाई करें। कार्रवाई से हम कहां भाग रहे हैं और डर रहे हैं? आपने किसानों को लाठियों से पीटा, हमें भी पिटवाइए। संजय सिंह विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार की युक्ति की आलोचना करें, ये उनका हक है, करनी भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य भी है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या राज्यसभा के मेंबर को शोभा देता है? संजय सिंह ने इतना कुछ कहा, मैं सारी बातें आपको सुनवा नहीं सकता, क्योंकि कई बातें उन्होंने ऐसी कही जिसे दिखाना ठीक नहीं होगा, मर्यादित नहीं होगा, गरिमामय नहीं होगा। क्योंकि संजय सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो उस पर सरकार से जवाब मांगा गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि असल में विपक्ष किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ किसानों से हमदर्दी का दिखावा करना चाहता है, इसलिए इतना हंगामा किया गया। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, उस दिन से लगातार भारत सरकार यह कह रही है कि हम सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार की इच्छा थी कि कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा, उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। आज जब चर्चा के लिए विषय आया, अगर कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी के मन में किसानों के लिए जरा सा भी स्थान होता, कृषि के बारे में जरा सी भी चिंता होती, तो सारी चीज़ों को छोड़कर वो अपने सुझाव रखते, विचार करते, अगर आवश्यक होता तो सरकार की आलोचना करते
हम आलोचना सुनने के लिए भी तैयार थे, सुझाव सुनने के लिए भी तैयार थे, और उन सुझावों के आधार पर नीति में अगर कुछ आवश्यक सुधार करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार हमेशा खुली रही है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है, विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि कानूनों में कुछ काला नहीं है, विरोधी दलों के एमपीज के कपड़ों में जरूर कुछ काला है। तोमर ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। असल में विरोधी दलों की रणनीति आज हंगामा करने की पहले से बनी हुई थी। यह पहले से तय किया गया था कि विरोधी दलों के सांसद काले कुर्ते पहनकर आएंगे, महिला एमपीज काली साड़ियां पहनकर आएंगी, और अगर यह संभव ना हो तो हाथ पर काला कपड़ा बांधकर सदन में आएंगे। ऐसा करके विरोधी दल कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति जताएंगे। इसी रणनीति के तहत आज राज्यसभा में विरोधी दलों के बहुत सारे एमपीज काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे और महिला एमपीज काली साड़ियां या काले सूट पहनकर पार्लियामेंट आई थी। आज राज्यसभा में जो हुआ वो संसदीय परंपराओं के लिए शर्मनाक है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जिन एमपीज ने सबसे ज्यादा हंगामा किया, उनके इरादे को समझने की जरूरत है। उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में किसानों का आंदोलन एक बड़ा इशू बना हुआ है, वोटों पर असर डालेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों में कंपटीशन है कि किसानों के लिए किसने ज्यादा जोर से आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सबसे पहले राज्यसभा के अफसरों के टेबल पर चढ़ गए थे। उन्होंने वहां खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाए, काला कानून वापस लो। तो फिर प्रताप सिंह बाजवा पीछे कैसे रह सकते थे, वो भी टेबल पर चढ़ गए। उन्होंने रूल बुक फेंकी, बाकी एमपीज भी नारे लगा रहे थे। यह साफ हो गया इसके पीछे वोट की मंशा है। पंजाब का इलेक्शन है, ये सब जानते हैं कि दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब के हैं। सब पार्टियां चाहती हैं वो किसानों को दिखाएं वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं। आज सरकार तो किसानों के मुद्दे पर बहस करना चाहती थी, लेकिन हंगामा करने वालों ने कहा वो बहस नहीं चाहते, सिर्फ कानून वापस कैसे हो इस पर बात करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो किसान नेता बार बार कहते हैं। वो भी कहते हैं सरकार हमसे बात नहीं करती, लेकिन जब उन्हें बात करने के लिए बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कृषि कानूनों को वापस करो, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है किसान नेता ऐसी बात कहें एक बार समझ में आती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स, पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य वोट की राजनीति के लिए इस तरह का व्यवहार करें, इसे लोकतंत्र में सही नहीं माना जा सकता। अब चूंकि विपक्ष को लगता है कि कृषि कानूनों का विरोध करके किसानों का समर्थन मिल सकता है, इसलिए राज्यसभा में हंगामा किया, टेबल पर चढ़ गए। लेकिन आप सोचिए, इसी विपक्ष ने लोकसभा में बड़ी शांति से चर्चा में हिस्सा लिया, पूरी कार्रवाई बड़े आराम से चलने दी। किस लिए? क्योंकि वहां चर्चा में हिस्सा लेने से वोट की उम्मीद थी। लोकसभा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित बिल पर चर्चा हो रही थी। अब कोई इसका विरोध नहीं करना चाहता, कोई भी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहता। आज सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन का बिल पेश किया, जिसके जरिए राज्यों को ओबीसी की लिस्ट में जातियों को जोड़ने का हक मिलने वाला है। इस बिल का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी ने हंगामा नहीं किया, शांति से चर्चा हुई, बिल पास हो गया। अब यही बिल राज्यसभा में आएगा तो आप देखिएगा जो सांसद, जो एमपीज आज टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, वो भी शांति से हिस्सा लेंगे, इस बिल को पास करवाएंगे, क्योंकि मसला वोट का है। मुझे तस्वीरें देखकर हैरानी हुई, जिस वक्त राज्यसभा में विरोधी दलों के एमपीज टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त लोकसभा में उन्हीं पार्टियों के नेता बिल्कुल शांति से बात कर रहे थे, आराम से कार्रवाई चल रही थी। विपक्ष के नेता पूरे मन से मंत्री महोदय की बात सुन रहे थे। हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए जो बिल लाया गया है,
ये बिल उनके हितों को पूरा करने वाला है। जो राज्यों के अधिकार राज्य सूचियों के संबंध में खत्म हो गए थे, इस बिल के माध्यम से वो सूचियां बनाने का अधिकार पुनः राज्यों को मिलेगा और इससे प्रत्येक राज्य अपने राज्य में ओबीसी के जो सदस्यगण हैं, वो जातियां हैं, उनके संबंध में निर्णय ले सकेंगे और जिससे राज्यों में हमारे ओबीसी के बंधुओं को, क्या वो शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठोस और नियत भी साफ है। ओबीसी समाज से जुड़े सवालों पर 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में बड़े आराम से पास हो गया। शांति से कार्रवाई चली। यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस पर सियासत खत्म हो जाएगी, इस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह हक दे दिया है कि वो अपने हिसाब से पिछड़े वर्ग में नई जातियों को शामिल कर सकेंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ दे सकेंगे। लेकिन अब यह मांग उठेगी कि केंद्र सरकार पहले आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाए, इसके लिए पार्लियामेंट में कानून बनाए, वरना आज जो बिल पास हुआ है, राज्यों को जो हक मिला है उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक और मजे की बात यह कि जब लोकसभा में ओबीसी बिल पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे, जब राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हंगामा कर रहे थे, उसी समय जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है। जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। राहुल मोदी की बात बड़ी खतरनाक है। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, और जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट। क्या संदेश देना चाहते हैं? असल में आज राहुल कश्मीर में थे। उन्होंने श्रीनगर में कांग्रेस के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इससे पहले वो मंदिर में गए, गांदरबल में मशहूर खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। खीर भवानी में पूजा पाठ करने के बाद राहुल गांधी श्रीनगर में हजरत बल दरगाह गए। इसके बाद श्रीनगर के गुरुद्वारे और शेख हमजा मखदूम की मजार पर भी गए। और इसके बाद राहुल ने कहा कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ रही है, मनमाने फैसले ले रही है और जो विरोध करता है उसकी आवाज को दबा रही है। राहुल ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिले। आज गुलाम नबी आजाद भी राहुल के साथ थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने चाहिए, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए। पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन। अगर आप पहले इलेक्शन करोगे तो फिर एक दफा गड़बड़ हो जाएगा। कई पार्टियां कहेंगे हम हिस्सा नहीं लेंगे कहीं जगह, तो फिर वो विवाद शुरू होगा। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित में है और जमहूरियत के हक में ये है कि पहले अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा हो जाए। वरना वो बाद में कहेंगे अच्छा इलेक्शन करा के इन्होंने ठग लिया, या दिल्ली की जैसी सरकार देंगे या पौंडीचेरी जैसी सरकार देंगे। हमें दिल्ली जैसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं हमें पौंडीचेरी जैसी सरकार चाहिए कि जहां कैबिनेट का हर फैसला लेफ्टिनेंट को, गवर्नर को जाता है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुलाम नबी आजाद आज राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए, लेकिन कल शाम को गुलाम नबी आजाद दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर उस डिनर में शामिल हुए जिस डिनर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं बुलाया गया था। इस मीटिंग में शरद पवार थे, अखिलेश यादव थे, डेरेक ओब्रायन थे, विरोधी दलों के ज्यादातर बड़े नेता थे। कांग्रेस के वो सारे नेता मौजूद थे जिन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन आज गुलाम नबी श्रीनगर पहुंचे, राहुल गांधी के साथ सभी प्रोग्राम में शामिल हुए, लेकिन तो भी एक बात खटकी। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के सामने कहा जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, पार्लियामेंट के जरिए अपनी बात सरकार तक और देश तक पहुंचानी चाहिए। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन सरकार पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, विपक्ष की आवाज दबाती है, तो पार्लियामेंट में कैसे बोले। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 हफ्ते पहले ही समझ गए थे कि विपक्ष पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देगा। इसीलिए मोदी ने जनता से संवाद का नया तरीका निकाल लिया है। अब मोदी देश भर के लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, सरकारी योजनाओं पर जनता से सीधे फीडबैक लेते हैं। 2 दिन पहले किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की जब हुई थी, तब मोदी ने यूपी के किसानों से बात की थी। आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की और पहले चरण में जिन्हें मुफ्त में सिलेंडर मिला उनसे बात की। आज उज्ज्वला योजना के सेकंड फेज की शुरुआत यूपी में बुंदेलखंड के महोबा जिले से की गई। महोबा में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े। सरकार का दावा है कि अब तक 8 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। सेकंड फेज में 3 करोड़ परिवारों तक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना के पहले फेज में गैस कनेक्शन लेने वाली महिलाओं से बात करने से पहले मोदी ने योजना के दूसरे चरण की विशेषताएं गिनाई। सेकंड फेज में अब दस्तावेजी औपचारिकताएं कम कर दी गई हैं। जो गरीब लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, उन्हें अब बिना एड्रेस प्रूफ के गैस कनेक्शन दिया जाएगा। दूसरी बात यह, अब सिलेंडर के साथ साथ गैस चूल्हा भी फ्री में मिलेगा। आज एक और सहूलियत जोड़ी जा रही है। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद मोदी ने इस योजना के पहले चरण का फीडबैक लेना शुरू किया। महिलाओं से पूछा, गैस कनेक्शन मिलने से जिंदगी में क्या बदलाव आया? गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन गैस खत्म होने के बाद दोबारा सिलेंडर मिलने में दिक्कत तो नहीं आती? सब्सिडी खाते में पहुंचती है या नहीं? और यह बात मोदी ने एक महिला से नहीं, एक राज्य की महिलाओं से नहीं, कई राज्यों की अलग अलग महिलाओं से यही सवाल पूछा। अच्छा, आपको एक गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी, बहुत अब समय भी बचता होगा। हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे,
शाम को आकर ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। तब बारिश में तो लेकिन एकदम आपका सुविधा बहुत हो गई आपको। बहुत ज़्यादा। और हमारे जो HP गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आपका स्वयं सहायता समूह है और आप खुद भी कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन का काम करती हैं। आपने इस योजना के बारे में, आपके जो मंडल बना हुआ है, सब महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसका लाभ बताया और उनको भी फायदा हुआ है क्या? जी बताया है। सब अपना अपना कारोबार करती हैं, जो है लेके करती हैं और अपना काम करके कोशिश करती हैं। सर यही लॉकडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ आप नजरिया उनके ऊपर। तो उनको गैस कनेक्शन मिल जो गया? हमने कर्ज लिया है जी सबको मिल गया है। वो हमारे साथ ही पा गए हैं सब लोग। अभी जो मैं गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में पहुंचाता हूँ वो भी मिला है क्या उन सबको लोगों को? जी हर महीने मिल रहा है, मिल महीने में जाता है। 2 बार मिल रहा है। अच्छा। महिलाओं की बातें सुनकर एक बात तो साफ लगती है कि गांव देहात में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने से उनको बहुत फायदा हुआ है। जो महिलाएं खाना पकाने के लिए चूल्हा फूंकती थी, उनकी सेहत पर इसका कितना खराब असर होता था, इसका अंदाजा शहरों में रहने वालों को नहीं हो सकता। मुझे अपने रिपोर्टर से भी यही फीडबैक मिला है कि गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को काफी राहत मिली है, उनकी हेल्थ में सुधार हुआ है और वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को दुआ देती हैं। असल में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए पहला बड़ा काम किया था शौचालय बनवाने का, टॉयलेट्स का। गांव में खुले में शौच जाना बड़े कष्ट का काम था। जब गांव-गांव में टॉयलेट्स बने, महिलाओं को राहत मिली और फिर जब गैस कनेक्शन मिले तो देहाती गरीब महिलाओं के जीवन में और सुधार आया। और अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी इन सारी योजनाओं पर खुद नजर रखते हैं, महिलाओं से सीधे बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं। इससे इन योजनाओं को लागू करने वाले अफसरों पर प्रेशर रहता है और वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अगर गांव-गांव में टॉयलेट्स हैं, गैस पहुंचे, घरों में नल से जल आ जाए, बिजली पहुंचे, तो गरीब लोगों के जीवन में कितना सुधार आया होगा, उनका जीवन कितना बेहतर हुआ होगा, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। और यह अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में यह काम शामिल है और इन सब पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। अगर ऐसे काम करके कोई लीडर लोकप्रिय बन जाए, उसे लोगों का सपोर्ट मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज एक और अच्छी खबर आई। परसों जिन लोगों ने जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाए थे, नफरत की बातें की थी, दिल्ली पुलिस ने उस प्रोग्राम के आयोजकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कल आपको मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी तस्वीरें दिखाई थी। इसी प्रदर्शन में ऐसे नारे लगे थे जिन्हें हम और आप सुन भी नहीं सकते, मैं आपको सुना नहीं सकता, आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते और कानूनन भी ठीक नहीं होता। तो कल मैंने कहा था इस तरह के नारे लगाने वालों को, मजहबी उन्माद फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और अच्छी बात है कि पुलिस ने आज एक्शन लिया। कल रात 3 बजे ही 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग अरेस्ट हुए उनमें दिल्ली में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। अश्विनी उपाध्याय के अलावा प्रीत सिंह, दीपक सिंह, विनोद शर्मा और विनीत वाजपेयी को भी पुलिस ने पकड़ा। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई, कुछ देर बाद कनॉट प्लेस थाने के बाहर कुछ संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे। क्योंकि दीपक सिंह हिंदू फोर्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, विनोद शर्मा सुदर्शन वाहिनी से जुड़ा हुआ है, उसका चीफ है, इसलिए सब संगठनों के सपोर्टर थाने के बाहर पहुंचे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ महिलाएं तो थाने के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और किसी तरह पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें रोका गया। यह हंगामा काफी देर तक जारी रहा। हालात ऐसे थे कि पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्स तक बुलानी पड़ गई। हालांकि बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे, उन्होंने रोड जाम कर दिया, लेकिन पुलिस के ऊपर इस सब का कोई असर नहीं हुआ।
पुलिस के अफसरों ने कहा कि उनके पास सबूत है, वीडियो एविडेंस है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। छह लोगों को हमने अरेस्ट किया है इस मामले में और अभी जो हमारी इंटरोगेशन और पूछताछ है उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं, तो उस पर जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग रोल है और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इस स्टेज पे अगर हम कुछ डिस्क्लोज़ करते हैं तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी 6 लोग हैं, उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया। परमिशन कोई नहीं थी प्रोटेस्ट की, कोई एक अप्लाई किया गया था इसके लिए, तो एप्लीकेशन जो है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, हमने मतलब उसमें परमिशन नहीं दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद भी लोग इकट्ठे हुए और फिर बाद में इस तरह की बात सामने आई कि इस तरह का स्लोगनरिंग किया है, तो उस पर इसीलिए हमने एक मुकदमा दर्ज करके और उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अननोन पर्सन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पिंकी चौधरी नाम के एक शख्स को नोटिस सर्व किया है। पिंकी चौधरी उर्फ भूपेन शर्मा गाजियाबाद का रहने वाला है। हिंदू रक्षा दल का अपने आप को व्यक्ति बताता है। वो 8 अगस्त को जंतर मंतर पर मौजूद था, लेकिन आज पिंकी चौधरी ने अपना वीडियो जारी कहा और साफ साफ कहा कि उसके कहने पर ही जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए थे। सारे लोग हिंदू रक्षा दल के ही वर्कर हैं और अगर कुछ गलत नारे लगे भी हैं तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। जंतर मंतर पर जो 5 कानून मांगने के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी। हम लोगों के बुलाने से वहाँ सभी नौजवान आए थे, जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। अगर उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है, जो भी लोग वहाँ थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहाँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। पुलिस के पास घटना के नारेबाजी के सबूत हैं। इसे लोगों को एक एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। पिंकी चौधरी को इसी सिलसिले में नोटिस सर्व किया गया। जब नोटिस मिला तो इन्हीं पिंकी चौधरी के सुर बदल गए। वो कहने लगा कि जंतर मंतर पर नफरत फैलाने वाले कोई नारे लगे ही नहीं, वीडियो फर्जी है, पहले वीडियो की जांच होनी चाहिए, इसके बाद किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सुर कैसे बदले ये भी आप देख लीजिए। हम लोग थे, लेकिन हम लोग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बजे समापन हुआ था। 1:30 बजे हम वहां से निकल गए थे और उसके बाद कुछ हुआ था ये हमें जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, इसको पता नहीं किस तरीके से इन्होंने प्लान करके और ये जो है वीडियो चलाई है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये बालक हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो उस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बालक हैं भाई, 18-20 वर्ष की आयु होगी उनकी। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने जंतर मंतर पर उल्टे सीधे नारे लगाए, जो हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, इन लोगों का हिंदू समाज की भलाई से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी लीडरी चमकाना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लोगों की भावनाएं भड़काकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। हिंदुत्व तो नफरत नहीं सिखाता, हिंदुत्व तो आपस में नहीं लड़ाता। हिंदू समाज तो वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को मानता है। पूरी दुनिया में रहने वाले, पूरी धरती पर रहने वाले लोगों को अपना परिवार मानता है। ये मान्यताएं हैं। इसीलिए जिस तरह के नारे लगाए गए,
मुसलमानों के बारे में जिस तरह की अशोभनीय बातें कही गई, वो सिर्फ कानून की नजरों में नहीं, एक सच्चे हिंदू की दृष्टि से भी अपराध है। मुझे खुशी है कल जब मैंने इस इशू को उठाया था तो आप सबने सपोर्ट किया और आज पुलिस ने एक्शन लिया, कुछ लोग गिरफ्तार किया और मुझे यकीन है कि पूछताछ में सारा सच सामने आ जाएगा। नफरत फैलाने वाला कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी मजहब का सहारा ले, उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी, कहीं तो नफरत फैलाने वालों को रोकना पड़ेगा। अगर देश को बड़ा बनाना है तो समाज में भाईचारा, सद्भाव सबसे पहली जरूरत है। इसका बिना कैसे आगे बढ़ेंगे? भाईचारे और सद्भाव के बगैर न देश आगे बढ़ सकता है, न कोई पार्टी आगे बढ़ सकती है। आज सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी यह बात समझाई। सोनिया ने आज कैप्टन और सिद्धू को क्या हिदायत दी, यह मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज पंजाब की सियासत को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाकर साफ साफ कह दिया कि सरकार और संगठन दोनों को अपनी अपनी हद में रहकर काम करना होगा। मैसेज क्लियर है, कैप्टन को नवजोत सिंह सिद्धू की बात सुननी पड़ेगी। अमरिंदर सिंह जब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो उस वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद कैप्टन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को हरीश रावत ने साफ साफ कहा कैप्टन को यही बताया गया है कि सबको अपनी अपनी सीमा में रहना चाहिए, सरकार अपना काम करे और संगठन अपना। उन्होंने कुछ संगठनात्मक बातें कही और मैं समझता हूं उन्होंने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है कि गवर्नमेंट और संगठन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा और दोनों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। और उस मामले में उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई यह तुम्हारी ड्यूटी है कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत दिखाई देती है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस टूट चुका है। सुखबीर बादल की लीडरशिप में अकाली दल की वो ताकत नहीं है जो प्रकाश सिंह बादल के जमाने में हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं दिखाई देती। लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के लिए विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं, हर रोज ऐसे बयान देते हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि घर का झगड़ा कांग्रेस का खेल खराब कर सकता है। शायद यही वजह है कि सोनिया ने कैप्टन को बुलाकर समझाया और हो सकता है कि अब सिद्धू को भी हद में रहने की हिदायत दे दी जाए। आज एक हैरान करने वाली खबर महाराष्ट्र से आई। आज दिन भर ट्विटर पर हैशटैग मंदिर बंद मंदिरालय चालू ट्रेंड करता रहा। वजह क्या थी? महाराष्ट्र में मंत्रालय में शराब की खाली बॉटल्स मिली थी। मंत्रालय से महाराष्ट्र की सरकार चलती है। इस बिल्डिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम अफसर बैठते हैं। उसी बिल्डिंग में शराब की बहुत सारी बॉटल्स मिली। मंत्रालय की कैंटीन के पास जो डक्ट है वहीं पर यह बॉटल्स फेंकी गई थी और इन्हें देखकर लग रहा था कि यह बॉटल्स एक दिन में नहीं फेंकी गई। शराब पीकर यहां बॉटल फेंकने का काम काफी वक्त से चल रहा था। ये मंत्रालय के का वो हिस्सा है जहां पर बहुत सारे दारू की जो बोतलें हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई है। काफ़ी लंबे समय से ये बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर इन दारू की बोतलों को मिलने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यहाँ पर कौन दारू की इन बोतलों को लेकर आते था। क्या मंत्रालय में शराब पी जाती थी? क्या इस मंत्रालय में दारू की पार्टियां होती थी? ये सवाल अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस तरह की दलील उनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन इन दारू के बोतलों का मिलना मंत्रालय के वो भी इस हिस्से में यह सवाल खड़े करता है कि आखिर मंत्रालय में हो क्या रहा है। आखिर यहाँ पर इन शराब की पार्टियों को कौन आयोजित कर रहा था, कौन इन बोतलों को लेकर आ रहा था। ऐसे कई सारे सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मंत्रालय की बिल्डिंग में शराब की बोतल्स मिलना महाराष्ट्र सरकार के एम्बेरसमेंट तो है और मौका मिला तो बीजेपी ने इसे इशू बनाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रालय जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगह पर शराब की बोतलें मिलना
पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक है। राज्य सरकार को इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी कहा कि सरकार ने मंदिर बंद कर रखे हैं और मदिरालय खोल रखे हैं। अब समझ आ रहा है कि शराब की दुकानें क्यों खोली गई। जब आप मंदिर बंद रखते हैं, दुकान बंद रखते हैं, व्यापार बंद रखते हैं और शराब की दुकान शुरू करते हैं क्योंकि रेवेन्यू मिले का एक अर्थ होता है कि लोगों ने पीना चाहिए, तो ही इस संत महंतों की भूमि में कल्चर का सत्यानाश कर ही दिया है। तो जब आप सरकार ही शराब की दुकान कोविड में चालू रखेगी, होम डिलीवरी देगी, तो मंत्रालय में भी आएगी ना। अब इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब सरकार के पास इन आरोपों का कोई जवाब तो है नहीं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रही है। मंत्रालय में बहुत सारे काम चल रहे हैं। कई मजदूरों का बाहर से मंत्रालय में आना जाना होता है। शायद शराब की बोतलें वही मजदूर लाए हों और उन्होंने ही यहाँ शराब पी हो। जांच में साबित हो जाएगा कि किसने ये किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मजदूरों पर इल्जाम लगाना तो ठीक नहीं है। मंत्रालय में सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। आने जाने वाले हर शख्स को पर नजर रखी जाती है, तलाशी ली जाती है, कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें अंदर कैसे आ गई, ये बड़ा सवाल है। अगर कोई शराब की बोतल लेकर मंत्रालय बिल्डिंग में घुस सकता है तो फिर कल कोई हथियार लेकर भी घुस सकता है। इसलिए मामला गंभीर है, इससे सबक लेना चाहिए और खामियों को दूर करना चाहिए। झारखंड के धनबाद में एग्जाम रिजल्ट का रीअसेसमेंट करने की मांग कर रही लड़कियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। इन लड़कियों ने इसी साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10th और 12th के एग्जाम पास किए गए, लेकिन ये स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। वो चाहती हैं उनके रिजल्ट का रीअसेसमेंट किया जाए। इसी डिमांड को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अपनी मांग को लेकर ये लड़कियां धनबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंच गई। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता वहां पर एक मीटिंग कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियां जब मंत्री जी से मिलने की जिद करने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्रों को चोट लगी। लड़कियों पर हुए लाठीचार्ज की काफी आलोचना हुई। लेकिन लगता है कि झारखंड की सरकार बेटियों की इस पिटाई पर किसी तरह का अफसोस नहीं मनाना चाहती, रिग्रेट नहीं करना चाहती। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो ने कहा कि रिजल्ट के रीअसेसमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट को रिजल्ट से कुछ कंप्लेंट थी तो उन्हें ग्रीवेंस सेल में जाना चाहिए था। हालांकि सरकार ने धनबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाठीचार्ज की घटना की जांच करने को कहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सफेद शर्ट में जो शख्स लड़कियों पर लाठी बरसाता नजर आ रहा है वो धनबाद की एसडीएम सुरेंद्र कुमार है। एसडीएम इस तरह से लाठियां चलाए, ये अपने आप में चिंता की बात है और इसीलिए अब इनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।